हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हम आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, हम करेंगे आपके सामने। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलो भाई, टाइम वेस्ट ना करते हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, कि इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, पहले इसको बताओ। तो देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ कॉन्टिन्यूअस पाथ। एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिवाइसेस लाइक रजिस्टर्स, बल्ब्स एटसेट्रा। बहुत सारे और भी चीजें लिख सकती हैं। थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिससे क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप बल्ब लगा लो, बैटरी और आपका रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो जो भी चीज़ आप लगाते चले जाओ, क्लोज होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ऐसे, और उसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ करंट होता क्या है? यूनिट ऑफ करंट होता क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं। ये होता है आपका एम्पियर, पढ़ा था ना। अब हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखो, Q इज इक्वल टू आई टी था, तो I इज इक्वल टू अगर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई टी। तो इसका मतलब Q क्या है, अगर Q को 1 कूलम चार्ज ले लिया, T को 1 सेकेंड ले लिया, तो I आएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब F 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड इन एनी सर्किट then current will be 1 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर फ्लो होगा उस सर्किट में। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से डिफिनीशन बनाना सीखो। क्या कि हमें एसआई यूनिट चार्ज का बोला है, अरे करंट का। तो करंट का हम लोग एसआई यूनिट हम लोग को पता है कि क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर को हम लोग क्या, अब करंट होता क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो चार्ज मतलब हो गया, उसका यूनिट हो गया कूलम, और टाइम का सेकंड। तो इसका मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी सर्किट में आप फ्लो करा रहे हो, तो उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। तो ये हमारी 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। चलो भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज किसी कंटेन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फाइंड करना है, और चार्ज आपको 1 कूलम दिया हुआ है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई। एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब बताया था, और Q इज इक्वल टू एक बार आई टी बताया था। तो अब बताओ, यहाँ से Q तो चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। तो यहाँ से अगर हम N निकालें तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। अब Q तो हमको दिया है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है,
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। इसको आपको याद रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, उस डिवाइस का नाम बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है भाई? तो वो होता है आपका बैटरी। जब बैटरी लगाते हो तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, क्योंकि बैटरी क्या होता है, जब आप बैटरी खरीद के लाते हो तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब है उसके एक टर्मिनल पे 1.5 है, दूसरे पे 0 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1.5 वोल्ट का। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में मेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? देखो, हमने आपको जब पोटेंशियल बताया था तो आपको बताया था V इज इक्वल टू क्या था? W/Q, यही बताया था। V इज इक्वल टू W/Q बताया था। अब ये V 1 वोल्ट कब होगा? जब आपका 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। कब? 1 कूलम चार्ज को लाने में। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, व्हेन द पोटेंशियल difference between 2 point is 1 volt if 1 joule work is done for carrying 1 coulomb charge from one point to other. 1 point to other। देखो, अपने मन से डेफिनेशन बनाना सीखो। किताबी कीड़े बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किताब वाला डेफिनेशन एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में बनाना सीखो। देखो क्या कहता है कि V इक्वल टू W/Q। V 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तब हमारा पोटेंशियल क्या होगा? उस दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का होगा। वहीं मैंने लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन फॉर कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़े तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन आपको बनाना सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम का मतलब हो गया Q की वैल्यू 1 कूलम दे दी, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, V की वैल्यू दे दी 6 वोल्ट। कहता है हाउ मच एनर्जी, तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा। अब V हो गया 6 × 1 मतलब 6 जूल। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपको अगर फॉर्मूलेज पता है और अप्लाई करना आपको आ गया तो भी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 3 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो? तो ये हमारा क्या हो गया? 6 जूल वर्क डन, 6 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी अगर 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो ये हमने आपको बता रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है
पहला इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर वायर उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और क्या होता है, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना मोटा वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा पतला वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो गई। और तीसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये आपके मटेरियल की रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर रो के प्रोपोर्शनल होता है। और एक चौथा होता है आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और जनरली क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये रिलेशन होता है, मतलब ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना मोटा वायर लोगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना पतला वायर लोगे उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये तो हो गया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अब कहता है डज करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। अब आप बताओ कि थिक वायर में ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो होगा या थिन वायर में। सेम मटेरियल का है और सेम सोर्स से दोनों जुड़े हुए हैं, तो किस में करंट आसानी से फ्लो होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आपने यही देखा कि मोटा वायर में रेजिस्टेंस कम होगा या पतले वायर में, तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर, मोटे वायर से। अब कारण पूछा है तो बिकॉज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया कारण। बस ऐसे ही आपको करना है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कहानी नहीं करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वो कांस्टेंट है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले से क्या हो गया, हाफ हो गया। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अब इसमें करंट में क्या चेंज आएगा, तो देखो हम एक रिलेशन जानते हैं ना, ओम्स लॉ क्या था, आई वी इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपसे बोला गया रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और वी जो है वी क्या है, वी को आधा कर दिया गया, वी क्या हो गई, आधा हो गया। तो अब आई डैश क्या हो जाएगा, वी हो गया वी बाई 2, और आर तो चेंज हुआ नहीं। अब ये वी बाई आर क्या हो गया, आई, तो ये हो गया आई बाई 2। इसका मतलब जो करंट होगी वो पहले वाले करंट की आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि v इक्वल टू आई आर होता है तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब यहाँ से हमें बोला कि v जो है वो आधा हो गया, पहले v था v बाई 2 हो गया,
और आर कांस्टेंट रहा, आर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आर आ ही रहा, अब वी की जगह आ गया v/2 और आर आर ही लिख दिया, अब v/r की जगह क्या हो गया i, इसका मतलब i डैश क्या हो गया i/2। ये हमारा, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, एक लाइन का भी आंसर नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। क्यों जो आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक टोस्टर कह लो चाहे आयरन कह लो, इनके जो कॉइल होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं, क्यों प्योर मेटल के नहीं बने होते हैं? क्यों नहीं बने होते हैं? क्यों, इसका रीजन हमने बता रखा है कि एलॉय क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर, जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पहला रीजन हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। पहले तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसके लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो हमारा एलॉय होता है डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये हमने आपको बताया भी था, पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। तो ये रीजन है, इसको याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसका, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ओके, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में कौन अच्छा कंडक्टर होता है? आपको रेजिस्टिविटी दी गई है कि रेजिस्टिविटी आयरन की दी गई 10.0 × 10⁻8 ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी दी गई 94.0 × 10⁻8 ओम मीटर। तो इसका आंसर बताओ पहले। तो देखो क्या होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बेकार कंडक्टर होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, रेजिस्टिविटी ज़्यादा थी एलॉय की, इसलिए तो करंट को पास नहीं करने दे रहा था, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस करंट को पास नहीं देगा, इसकी वजह से हीट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो वो अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा। तो कंडक्टर कौन का अच्छा होता है? जो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब आयरन इज बेटर कंडक्टर। बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज लो। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? कम है, इसकी वजह से ये क्या है, ये अच्छा कंडक्टर है। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मेटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर किसको माना जाता है? मैंने आपको कितनी बार बताया था कि सिल्वर, Ag, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्यों होता है? ड्यू टू बहुत कम इसकी रेजिस्टिविटी होती है, ड्यू टू वेरी लेस रेजिस्टिविटी। क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसके लिए इसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट। एक सर्किट डायग्राम में बनाना है, कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स। एक बैटरी है जिसमें 3 सेल हैं, 2-2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के रजिस्टर्स हैं। एक प्लग की है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज।
हमें बस के क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखो देखो 3 रेजिस्टेंस है, हम तीनों रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, सीरीज में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे नीचे, अब हम जोड़ेंगे यहाँ पे क्या, सेल। देखो ये निगेटिव पॉजिटिव, क्या तो सेल है, 3 सेल है, 3 बार बना दो, 2 3, ये सेल हो गया। ये भी देखो 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, और ये भी 2 वोल्ट का है, 3 सेल हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्लग की लगाना है, एक की लगा दिया और फिर इसको ले आके यहाँ जोड़ दिया। अब देखो, अब इसमें डायरेक्शन दे दो करंट का। ये देखो, ये हमारा हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब हमें डायरेक्शन देना है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे, फिर करंट का डायरेक्शन इधर ऐसे, इधर ऐसे, और यहाँ ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। तो यही आपसे बनाने के लिए उसने बोला था। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड्रॉ द सर्किट, इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करो जो क्वेश्चन 12 में था। पुटिंग एन अमीटर फॉर मेजरिंग करंट, अब यहाँ पे एक एमीटर लगा दो जिससे हम करंट मेजर कर सकें, और एक वोल्टीमीटर लगाओ अक्रॉस 12 ओम, जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस एक वोल्टीमीटर लगाओ और बताओ कि अमीटर की रीडिंग और वोल्टीमीटर की रीडिंग कितनी आई। तो पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं। ठीक, सर्किट पूरा वैसे ही बनेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारा 2 रेजिस्टेंस, ये हमारा 3 रेजिस्टेंस, और ये हमारी हो गई सेल। ठीक, ये हो गया हमारा प्लग की। ठीक, अब हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है बीच में क्या, एक एमीटर जोड़ना है। तो हमने क्या किया, यहीं पे एमीटर लगा दिया ताकि इससे हम करंट मेजर कर सकें सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये एमीटर तो हमारा लग गया। अब रेजिस्टेंस देखो क्या क्या है, ये 5 ओम है, ये 8 ओम है, और ये 12 ओम है। ठीक, अब कहता है कि 12 ओम रेजिस्टेंस वाले पे एक वोल्टीमीटर लगाओ। तो हमने क्या किया, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल में मेजर करना है, तो हमने यहाँ पे एक वोल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया। ये याद रखिएगा, वोल्टीमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है और मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के। तो अब देखो, अब ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये करंट इधर फ्लो होगी, यहाँ ये करंट आएगी। मान लिया इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना है, V है। ठीक, और इसका 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, मतलब टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें इस I की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम उस वोल्टेज को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं सर्किट में। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब तीनों सीरीज में है तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया 12 8 20 5 25 ओम। ठीक, अब देखो R तो हो गया 25 और V आपको क्या दिया है, 6 वोल्ट दिया है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V आपको दिया है 6 अपॉन R दिया है 25। तो ये हो जाएगा 400 8 200 400 0.24 ना, 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर ये करंट हमको मिल गई। अब देखो इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग भी करंट तो यहीं फ्लो होगी। जब इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग यही करंट फ्लो हो रही है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे V इक्वल टू IR लगा दो। तो V हमारा निकालना है, I तो हो गया हमारे पास ये, एक मिनट, हाँ I हो गया 0.24 इंटू R आपको दिया गया 12,
तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो आया यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आएगा 2.88 वोल्ट। 2.88 वोल्ट यही हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको जज करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 ओम एंड 10⁶ ओम। अब ऐसा है कि इसको बच्चों निकालना वहाँ शुरू कर देना। 1 ओम और 10⁶ ओम रेजिस्टेंस है, तो देखो क्या होता है जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस होता है उसी के आसपास आता है। अब यहाँ पे 1 ओम बहुत छोटा है, 10⁶ बहुत बड़ा है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 के आसपास आना चाहिए। जैसे मान लो एक हमने 2 लिया, एक आपने ले लिया 7। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1/R = 1/2 + 1/7, तो ये हो जाएगा 7 + 2 9/14। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/9, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 9 4 जा 45। देखो ये कितना है 1.5 आया, लगभग 2 के आसपास ही आ रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है 1 जो छोटा रहेगा उसी के आसपास आएगा। इसका मतलब है इस केस में अप्रॉक्स लगभग क्या क्या आएगा, अप्रॉक्स किसके लगभग आएगा, अप्रॉक्स टू 1। और इस केस में भी बात करें अगर, तो यहाँ भी 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁶ ओम, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं और ये छोटा है और ये दोनों बहुत बड़े हैं। इसका मतलब यहाँ भी रेजिस्टेंस जो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी अप्रॉक्स टू 1 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आप बस जो 1 के आसपास होगा वहीं टिक मार के चल दीजिएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक लैंप है 100 ओम का, मान लेते हैं इसको रेजिस्टेंस 1 मान लेते हैं, ये 100 ओम है। एक टोस्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 50, रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम है। और एक वाटर फिल्टर है R3, इसको मान लेते हैं और ये आपका 500 ओम है। तो कहता है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल 220 वोल्ट, ये पैरेलली कनेक्ट हैं, तो इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। 1/R = 1/100 + 1/50 + 1/500, तो ये हो गया 5 + 10 + 1/50। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/16, 25/9। सॉरी एक मिनट, ये 500 है, सॉरी 500/16। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, इसको आप लिख सकते हो 125/4। ठीक, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वो आई कैलकुलेट करने का, करंट। तो आई = क्या होता है V/R। तो V आपको दिया है 220/120 × 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाला, तो ये आएगा लगभग 7.04 एम्पियर। ये करंट आ गया, करंट हमको मिल गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा जो सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है, टेक्स एज मच करंट इन द 3 अप्लायंसेस। जितना करंट इन 3 अप्लायंसेस में जा रहा है उतना ही करंट ले रहा है। जब करंट इतना ले रहा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, इतना होगा, तभी तो करंट इतना लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ आयरन ये क्या हो जाएगा 125/4। ठीक, और उसमें करंट कितनी फ्लो होगी 7.04 एम्पियर, इतनी करंट फ्लो होगी।
तो ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, इसके बीच में करंट कितना फ्लो होगा, 7.04 एम्पियर करंट ही फ्लो होगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, और बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें आप लोग। ओके, थैंक यू।